नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आज हम हमारा एक और नया टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में क्या डिफरेंस है, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में क्या डिफरेंस है, एंड इसी के साथ साथ भारत में कौन सा सोशलिज्म का मॉडल हमने अपनाया, किस तरह से भारत में आज की डेट में सोशलिज्म एग्जिस्ट करता है, ये सारी की सारी बातें आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन से। दोस्तों, सोशलिज्म की जब हम बात करते हैं, सोशलिज्म को समझने से पहले हमें दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज को समझना होगा, दो इंपॉर्टेंट आइडियाज को समझना होगा। फर्स्ट इज द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म एंड सेकंड इज द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म। लिबरलिज्म की अगर हम बात करें तो लिबरलिज्म आखिर है क्या? इट इज वन ऑफ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आइडियोलॉजीज टू एग्जिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अगर लिबरलिज्म की बात करें तो लिबरलिज्म कहता क्या है? इसका अगर प्राइमरी आइडिया या जो इसका बेसिक आइडिया है वो ये कहता है दैट मैन इज अ रैशनल बीइंग, सो ही मस्ट बी गिवन फ्रीडम। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं दे आर रैशनल बीइंग्स। रैशनल कौन होता है? रैशनल वो व्यक्ति होता है जो अपने बारे में क्या सही है क्या गलत है ये सोच सकता है एंड उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेता है। तो दे हैव द लॉजिक, दे हैव द पावर ऑफ लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग। सो उनको फ्रीडम दिया जाना चाहिए। स्टेट शुड नॉट डिक्टेट कि हमें समाज में क्या करना है। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म, राइट। अब लिबरलिज्म की जो थ्योरी है इसमें भी हमें कई सारे फेसेट्स देखने को मिलते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, लेकिन हम एक नॉर्मल आइडिया की आज यहां पे बात करेंगे, उसमें ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे। अब लिबरलिज्म के इस आइडिया के पीछे अगर कुछ और फेसेट्स को हम देखें, इसमें जो एडवोकेसी की गई थी दैट वाज द मिनिमल स्टेट। इसमें कहा गया कि जो स्टेट है उसका रोल सबसे कम होना चाहिए। स्टेट जो है इसका रोल जो है वो मिनिमल होना चाहिए। आप अक्सर सुनते हैं द स्टेट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, राइट। सो स्टेट का जो काम होना चाहिए वो एक पुलिस स्टेट की भूमिका निभानी चाहिए। सरकार को लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पे जो रोल है वो प्ले करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की भूमिका निभानी चाहिए। मार्केट में क्या प्रोड्यूस होगा, किस तरह से प्रोड्यूस होगा, किसके लिए प्रोड्यूस होगा, ये स्टेट का कोई काम नहीं है। किसको क्या सर्विस देनी है स्टेट यहां पे नहीं सोचेगी। बस इतना ध्यान रखे स्टेट की भाई लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। सो पुलिस स्टेट की यहां पर एडवोकेसी की गई थी इन द थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म। अब ये जो थ्योरी थी लिबरलिज्म की, आपको याद होगा जो हमारी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आती है दैट इज 1760s के आसपास, जो कि यूरोप में शुरू होती है, उस समय आइडिया ऑफ लिबरलिज्म वाज इन वेग। सबसे ज्यादा ये आइडिया चल रहा था और इसी लिबरलिज्म ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फ्यूल दिया एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से फिर निकलकर आया कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में भी यही थ्योरी जो है लिबरलिज्म की थ्योरी ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रही एंड इसी वजह से हमें देखने को मिला कि जो कैपिटलिस्ट क्लास थी उन्होंने बहुत जोर शोर से यहाँ पे तरक्की की। उन्होंने अपने हिसाब से प्रोडक्शन किया, अपने हिसाब से यहाँ पर कितना प्रोड्यूस करना है, किस देश के लिए प्रोड्यूस करना है, कहाँ जाएगा, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, ये डिसीजंस खुद लिए उन्होंने। इसी की बदौलत हमें देखने को मिला कि बहुत तेजी से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो आया ही, बट एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा लेबर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाती है। आप जब हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखते हैं कि जो कंट्रीज हैं जहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिलती है, जहां पे कैपिटलिज्म की शुरुआत हमें देखने को मिलती है, वहां पर अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिलती है। अर्बनाइजेशन में हमें देखने को मिलता है कि जो शहर थे वहां पर गांव से लोग आते हैं, गांव से वहां पे जब लोग आए उन्होंने लेबर का काम शुरू किया एंड उन्हें फैक्ट्रीज के पास में रहने के लिए मजबूर किया गया। फैक्ट्रीज में उनको अच्छी लिविंग कंडीशंस नहीं दी गई एंड जो कैपिटलिस्ट क्लास थी उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट हुआ। सो ये कैपिटलिज्म का दौर था। ये हमें देखने को मिला कि इट वाज अगेन गवर्न्ड बाय कंपटीशन, जिसे एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड कहा, एंड मार्केट गवर्न्ड ये सारा फिनोमिना रहा। एक जो प्रोमिनेंट फैक्टर हमें यहां पर समझना है वो है कि यहां पर वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन काफी ज्यादा थी। अब इसी दौर में हमें देखने को मिलता है कार्ल मार्क्स का जन्म होता है। कार्ल मार्क्स ने फिर अपनी थ्योरीज दी। 1840s में उनकी पहली थ्योरी आ जाती है एंड उनकी जो थ्योरीज थी वहां से हमें सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म के आइडियाज के बारे में समझ आती है। अब कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें, उन्होंने इस पूरे कैपिटलिज्म वाली पिक्चर को ऑब्जर्व किया। उनके आसपास क्या हो रहा था, किस तरह से वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, वो उन्होंने सब ऑब्जर्व किया एंड उन्होंने फिर कुछ प्रेडिक्शंस दी, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी, उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस जो दी सबसे पहले उनको देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा दैट ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है
वर्कर्स की जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है ये सही नहीं है। वर्कर्स इसे ज्यादा लंबे समय तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ज्यादा लंबे समय तक ये पूरा सिस्टम नहीं चलेगा एंड एक दिन ऐसी रिवॉल्यूशन आएगी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बदल जाएगा, राइट। सो यही मैंने यहां पे लिखा दैट कार्ल मार्क्स ऑब्जर्व्ड द होल सिस्टम एंड प्रेडिक्टेड दैट दिस सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स बाय द capitalist class will not last long. A day will come when the workers will revolt and the whole system will change. अब ये जो रिवॉल्यूशन की उन्होंने बात की थी, इन्होंने कहा था कि ये एक वायलेंट रिवॉल्यूशन होगी। फिर से समझते हैं, जो वर्कर्स हैं वो रिवोल्ट करेंगे किसके खिलाफ? कैपिटलिस्ट क्लास के खिलाफ। एंड ये एक वायलेंट रिवॉल्यूशन होगी। एंड होगा क्या? इन्होंने कहा कि भाई इस रिवॉल्यूशन के द्वारा कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा एंड सोशलिज्म आ जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि सोशलिज्म जो है ना, इट विल नॉट बी द अल्टीमेट स्टेज, सोशलिज्म विल बी अ ट्रांजिशन पीरियड एंड उसके बाद जो है कम्युनिज्म आ जाएगा एंड दैट विल बी एन अल्टीमेट एम, दैट विल बी द अल्टीमेट स्टेज। कम्युनिज्म जब आ जाएगा, इट विल बी अ क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। अब हमें यहां पे ये समझना है कि आखिर सोशलिज्म के उन्होंने क्या क्या फीचर्स दिए, फिर कम्युनिज्म के उन्होंने क्या क्या फीचर्स दिए, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं, सोशलिज्म की बात कर लेते हैं। तो सोशलिज्म का जो गवर्निंग प्रिंसिपल उन्होंने दिया, दैट वाज फ्रॉम एवरीवन अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू एवरीवन अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। इसे मैं याद करने का अगर आपको एक निमोनिक बताऊं तो सोशलिज्म को SAW इस तरह से आप याद कर सकते हैं, दैट इज सोशलिज्म इन सोशलिज्म फ्रॉम एवरीवन अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू एवरीवन अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनेगा सोशलिज्म में जहां पर हर किसी से उसकी काबिलियत के हिसाब से काम लिया जाएगा और उसे जो तनख्वाह मिलेगी, जो उसे उसका हर्जाना मिलेगा, उसका जो वेजेस मिलेंगे, वो उस काम के हिसाब से दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टीचर हैं, आपको सरकार कहेगी आइए सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, टीचर को पढ़ाई कराने के हिसाब से पैसा दे दिया जाएगा। आपने MBBS की हुई है, डॉक्टरी की पढ़ाई की हुई है, आपको बुलाया जाएगा, सरकारी अस्पताल में बिठाया जाएगा, मरीजों को आप ट्रीट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली आपको पैसा दे दिया जाएगा। आप किसान हैं, आपसे खेती करने के लिए कहा जाएगा, आप जो उगाएंगे उसके हिसाब से आपको पैसा दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूस क्या होना है, कितना होना है, किसके लिए होना है, उसे कौन डिसाइड करेगा? उसे स्टेट डिसाइड करेगी। एंड आपको जो मेहनताना मिलना है वो आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम लिया जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनताना या आपका जो है रेम्यूनरेशन आपको दे दी जाएगी, राइट। सो वही चीज यहां पे मैंने लिखी, इन सोशलिज्म देयर विल बी स्टेट कंट्रोल ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिसाइड कौन करता है सोशलिज्म में? सोशलिज्म में स्टेट डिसाइड करेगी कि क्या प्रोड्यूस होना है, कितना प्रोड्यूस होना है, किसके लिए प्रोड्यूस होना है, कैसे प्रोड्यूस होना है, या कौन सी सर्विस किसको कैसे कहां देनी है, राइट। सो ये चीज यहां पर इन्होंने सोशलिज्म से रिगार्डिंग कही। नाउ उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई जब सोशलिज्म होगा तो अल्टीमेटली हमने यही कहा ना कि भाई सोशलिज्म कब आएगा? जब रिवॉल्यूशन होगी। किसके खिलाफ रिवॉल्यूशन होगी? कैपिटलिस्ट क्लास के खिलाफ रिवॉल्यूशन होगी। सो नेचुरल सी बात है, देयर विल बी नो कैपिटलिस्ट क्लास, राइट। नाउ उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म आएगा। अब कम्युनिज्म का गवर्निंग प्रिंसिपल क्या है? तो इन्होंने कहा from everyone according to his ability but to everyone according to his need। अब इसे हम याद कैसे करते हैं? CAN। कम्युनिज्म में क्या होगा? हर एक व्यक्ति से उसकी क्षमता, उसकी एबिलिटी के हिसाब से काम लिया जाएगा और उसकी जरूरत के हिसाब से उसे मेहनताना दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डॉक्टर हैं, आपको कहा जाएगा कि कम्युनिटी में लोगों को ट्रीट करो, उन्हें दवाई दो। अब आप पूछेंगे जी मिलेगा क्या मुझे? तो उसको यहां पर इस तरह से तय किया जाएगा कि आपके परिवार में लोग कितने हैं, कितने लोग आप पे डिपेंडेंट हैं। आपके घर में मदर फादर हैं या आपके घर में वाइफ हस्बैंड जो भी हैं, उनके अकॉर्डिंग लेट्स से आपके घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों का खाना आप तक पहुंचाया जाएगा, 4 लोगों के कपड़े आप तक दिए जाएंगे, 4 लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सुविधाएं आपको दी जाएंगी, 4 लोगों के लिए रहने के लिए इनफ घर आपको दे दिया जाएगा। अब कोई मजदूर है जो कि खेती करता है, उसके घर में 10 लोग हैं या उसके घर में 2 लोग हैं, उस मजदूर को खेती करने के लिए कहा जाएगा एंड अकॉर्डिंगली उसके घर में जितने लोग हैं या उसकी जितनी जरूरत है उसके हिसाब से उसे यहां पर रेम्यूनरेशन दिया जाएगा।
और यही एक क्रिटिसिज्म भी निकल कर आता है कम्युनिज्म का कि भाई देन देयर इज नो इंसेंटिव टू वर्क एट ऑल, क्योंकि आपने यहां पर मुझे अच्छा करने का इंसेंटिव ही नहीं दिया। आपने कह दिया जी अगर आप मजदूरी कर रहे हैं, अगर आप डॉक्टरी कर रहे हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप लॉयर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना काम कीजिए, आपकी जरूरत के हिसाब से आपको दे दिया जाएगा। बट दैट इज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। बट हमें यहां पर कम्युनिज्म को समझना है। कम्युनिज्म का बेसिक प्रिंसिपल यही है, अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी काम लिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आपको मेहनताना दिया जाएगा। नाउ ये कम्युनिज्म की यहां पर बात करी एंड कार्ल मार्क्स ने कहा कि जब कम्युनिज्म आ जाएगा इट विल बी अ क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। अब ये समझना जरूरी है, क्लास आखिर है क्या। आपने अक्सर सुना होगा अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, राइट। नाउ ये सारी जो क्लासेस की डेफिनेशंस हैं ये बेसिकली इकोनॉमिक बेसिस पर होती हैं। इकोनॉमिक बेसिस पे कैसे कि भाई जिसके पास जितना पैसा है समाज में उसकी पोजीशन उस तरीके से तय हो जाती है। कोई अपर मिडिल क्लास में आ जाता है, पैसा अच्छा है, कोई रिच क्लास में आ जाता है, अपर क्लास में आ गया, पैसा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, कोई लोअर क्लास में आ गया, पैसा कम है, राइट। सो क्लासलेस सोसाइटी, कैसे क्लासलेस सोसाइटी होगी, क्योंकि यहां पर आपको पैसा या आपकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा रहा है। अब सबकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। अब किसी के घर में 2 लोग हैं वो मजदूरी करता है और किसी के घर में 2 लोग हैं वो डॉक्टरी करता है, दोनों को बराबर यहां पर जो नीड्स है उनको फुलफिल किया जा रहा है। सो यहां पर कोई क्लास की तो कोई परिभाषा बन ही नहीं पाएगी क्योंकि सब एक ही क्लास के हो जाएंगे। सो देयर विल बी अ क्लासलेसनेस बेसिकली। एंड दूसरी बात यहां पर इन्होंने कम्युनिज्म में कही वो होगी कि स्टेटलेस सोसाइटी। ये एक अल्टीमेट गोल जो है ये मार्क्सिज्म में एंड गांधी जो फिलॉसफी है, गांधीज्म की जो फिलॉसफी है उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि दोनों जो है यहां पर एम करते हैं फॉर अ स्टेटलेस सोसाइटी। नाउ व्हाट इज स्टेटलेस सोसाइटी? तो स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जहां पर कोई सरकार नहीं होगी। इट विल बी अ सेल्फ गवर्नड सोसाइटी। अगेन इनका कहना था भी वेरियस कॉम्यून्स होंगी, वो कॉम्यून्स यहां पर जो है सोसाइटी को आगे लेकर चलेंगे। सो बेसिकली लोग खुद को गवर्न करेंगे, राइट। बट यहां पर यह समझने की जरूरत है दोस्तों कि ये एक यूटोपियन आइडिया रह गया जो कि कभी धरातल पर पूरा नहीं हुआ। सो कॉल्ड कम्युनिस्ट कंट्रीज, बी इट रशिया, बी इट चाइना, यहां पर भी रियल सेंस में कम्युनिज्म कभी आया ही नहीं। क्योंकि हमने अभी पढ़ा, कार्ल मार्क्स ने कहा कि रिवोल्यूशन होगी। कौन रिवोल्यूशन करेगा? वर्कर्स करेंगे। किसके खिलाफ करेंगे? कैपिटलिस्ट क्लास के खिलाफ करेंगे। लेकिन अगर आप रशिया की बात करें, डेफिनेटली वहां रिवोल्यूशन हुआ, लेकिन किसने किया? वर्कर्स ने किया ऑफ कोर्स, लेकिन हुआ किसके खिलाफ? वहां के जो राजा थे, जार थे, उनके खिलाफ हुआ। अगर हम चाइना की बात करें तो यहां पे भी रिवोल्यूशन हुआ, लेकिन किसने किया? यहां पर वर्कर्स ने सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स ने नहीं किया। यहां पे आप प्रिडोमिनेंटली देखेंगे जो यहां की रूरल जो क्लास थी, यहां के जो किसान लोग थे, इन्होंने रिवोल्यूशन किया, राइट। सो रिवोल्यूशन इन द सेंस विच मार्क्स प्रिडिक्टेड इट नेवर हैपेंड। एंड जिस सोसाइटी की उन्होंने बात की वो कभी हो ही नहीं पाई, क्योंकि अगर आप कम्युनिस्ट कंट्री चाइना की बात करें, यहां पे भी बहुत ज्यादा क्लासलेसनेस तो आपको कहीं देखने को मिलेगी नहीं। देयर इज अ शार्प डिवाइड इन द इनकम ऑफ पीपल। आपको यहां पे भी यूएस की तरह, इंडिया की तरह देखने को मिलेगा, क्लास सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट करता है। और स्टेटलेसनेस की यहाँ पे बात की थी कार्ल मार्क्स ने। आप देखेंगे कि अगर चाइना की बात करें तो वहां पर तो स्टेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सो देयर इज नो स्टेटलेसनेस एट ऑल। तो वहां पे अब आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, जो जैकमा है, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने सरकार के खिलाफ जाकर कोई बात की, उन्हें स्टेट ने गायब कर दिया, राइट। सो दैट इज द स्टेट, आई मीन दैट इज द कंडीशन ऑफ द स्टेट इन चाइना, राइट। सो जो कार्ल मार्क्स ने ये आइडिया ऑफ कम्युनिज्म दिया था ये कभी पूरा नहीं हुआ एंड इट अल्टीमेटली रिमेन्ड एन यूटोपियन कंसेप्ट। चलिए, सो ये सारी चीज मैंने यहां पे लिखी भी है। दैट स्टेटलेसनेस मींस व्हाट? अ सोसाइटी वेयर देयर विल बी नो गवर्नमेंट टू रन द स्टेट, इनफैक्ट देयर विल बी नो स्टेट एट ऑल, मैंने आपको बताया। एंड पीपल विल गवर्न द सोसाइटी बाय देमसेल्व्स, राइट। सो देयर विल बी परफेक्ट हार्मनी, परफेक्ट पीस इन द सोसाइटी, राइट। चलिए, अब इंडियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म, हम सब जानते हैं कि भाई भारत में सोशलिज्म एग्जिस्ट करता है, राइट। अब ये जो सोशलिज्म है ये कैसा सोशलिज्म भारत में एग्जिस्ट करता है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम भारत के मॉडल की बात करें तो हमने यहां पर फेबियन सोशलिज्म का मॉडल अपनाया। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भाई देयर विल बी अ रिवोल्यूशन। हमने कहा जी हमें रिवोल्यूशन नहीं चाहिए, हम स्लो फॉर्म ऑफ सोशलिज्म या स्लो अडॉप्टेशन ऑफ सोशलिज्म के साथ चल लेंगे। अब हमने क्या किया? हमने फेबियन सोशलिज्म या जिसे हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं उसे अपनाया। इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि हमारी जो
कानून बनाने वाली बॉडी है, हमारी जो संसद है, हमारी लेजिस्लेचर है, वो ऐसे कानून पास करती है, वो ऐसे कानून लेकर आती है जो कि हमें सोशलिस्ट कंट्री बनाते हैं या जो हमें सोशलिज्म की तरफ लेकर जाते हैं। अब आप देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसी कई सारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें सोशलिज्म के रास्ते पर लेकर जाते हैं, एंड बहुत सारे कानून पार्लियामेंट ने भी बनाए जो कि हमें सोशलिज्म के रास्ते पर लेकर जाते हैं। हम उनकी भी चर्चा कर लेंगे। दूसरी बात हमें यहां पर यह समझना चाहिए कि अगर हम भारत में बात करें तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अपनाया, सोशलिज्म में भी फर्दर हमने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को बनाया या अपनाया, क्योंकि हमने अभी सोशलिज्म में क्या पढ़ा था, हमने कहा जी सोशलिज्म एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट कंट्रोल करेगी कि क्या प्रोड्यूस होना है, किसने प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। हमने कहा जी हम कंप्लीट कंट्रोल स्टेट के हाथ में नहीं दे सकते, इसलिए हमने क्या किया, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अपनाया जहां पर हमने प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ किया एंड स्टेट को भी अलाउ किया। अब हमने यहां पर बड़ी इंटेलिजेंट वे में आप कह सकते हैं कि इस तरह से डिसाइड किया कि वो इंडस्ट्रीज या वो एरियाज जहां पर रिसोर्सेज काफी ज्यादा रिक्वायर्ड हैं, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, डैम्स, माइनिंग एंड ऑल सच एरियाज, पावर, ऑल सच एरियाज जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स अच्छा रोल नहीं निभा पाएंगे, वहां पर हमने क्या किया, वहां पर हमने स्टेट को लार्जर रोल दिया। स्टेट वहां पर पैसा लगा रही है, स्टेट वहां पर प्रोडक्शन में जा रही है, एंड जो स्मॉलर एरियाज हैं जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स को हमने अलाउ किया दैट यू शुड ग्रो योरसेल्फ, वहां पर प्राइवेट प्लेयर्स ने पैसा लगाया। सो इट वाज अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। यू रीड दिस थिंग इन इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसमें हम पढ़ते हैं, राइट। नाउ ये सारी चीज मैंने यहां पे भी लिखी दैट सोशलिज्म इज रिफ्लेक्टेड अगेन इन गवर्नमेंट पॉलिसीज वेयर वी ट्राई टू फैसिलिटेट ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। खास करके वो लोग जो कि खुद आगे नहीं बढ़ सकते थे या जिन्हें हमारी सरकार की तरफ से, हमारे समाज की तरफ से और ज्यादा सहारे की जरूरत थी, उनको सरकार ने और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की हर तरीके से। जैसे आप मनरेगा की बात करें, आप फ्री एजुकेशन प्रोग्राम्स की बात करें, आप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की बात करें, फूड एक्ट की बात करें, सो आपको हर तरीके से देखने को मिलेगा कि सोसाइटी ने या सरकार ने हमारे जो सो कॉल्ड लोअर क्लासेस हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प किया, राइट। सो यहां पर सोशलिज्म भारत में इस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। बट स्टिल आज की डेट में एक डिबेट हमें देखने को मिलती है कि आफ्टर एलपीजी, दैट इज आफ्टर 1990s, हमें क्या सोशलिज्म भारत में आज रियल फॉर्म में देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को कहना है कि सोशलिज्म का इरा हमारे देश से जा चुका है। ऐसा आप भी कह सकते हैं, बट देन इट इज अ मैटर ऑफ डिबेट। यहां पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा जो कि प्रूव करते हैं कि भाई आज भी भारत में सोशलिज्म एग्जिस्ट करता है एंड इट इज डूइंग वेरी वेल। जैसे कि आप यहां पर बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ये सारे प्रोग्राम्स हैं। नाउ दीज अगेन शो कि भाई सोशलिज्म हमारे देश में एग्जिस्ट करता है। कोविड में भी आपने देखा, हमने सरकार ने करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन दिया क्योंकि वहां पर जरूरत थी, समय की जरूरत थी। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आप देखते हैं हमारे देश में लागू की जा चुकी है एंड हर तरीके से वहां पे संभव मदद प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ साथ आप देखते हैं क्या हमारे प्रियम्बल में भी कहा है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, आर्टिकल 38 क्या कहता है, स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। अब स्टेट एक ऐसा सोशल ऑर्डर, एक ऐसी सोशल एनवायरनमेंट बनाएगी जहां पर हर व्यक्ति का वेलफेयर इंश्योर किया जा सके। सिर्फ उनका वेलफेयर नहीं होना चाहिए जिनके पास कैपिटल है, जिनके पास पैसा है, हर व्यक्ति का वेलफेयर हो सके। उसके बाद 39B, आर्टिकल 39B कहता है दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व कॉमन गुड। सो माइंस हैं, स्पेक्ट्रम है, वाटर है, ये सारे रिसोर्सेज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस तरह से मैनेज करना है कि सबका भला हो सके, कॉमन गुड के लिए ये सभी रिसोर्सेज यूज हो सकें। फिर सी क्या कहता है, 39 क्लॉज सी, दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कॉमन डिटरमिनेंट, राइट। सो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने की यहां पे बात की गई। 41 जो है वो राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, वहां पे बात करता है कि भाई जिन केसेस में राइट टू हेल्प, राइट टू वर्क चाहिए या जिन केसेस में राइट टू असिस्टेंस चाहिए, जैसे बुजुर्ग हैं या बीमार हैं, उनको राइट टू असिस्टेंस यहाँ पे दिया जाता है। 42 की अगर हम बात करें, ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ की यहाँ पे बात की गई। 43 की यहाँ पे बात करें तो लिविंग वेजेस,
इन सब मुद्दों की यहाँ पे बात की गई। सो ये सभी जो इश्यूज हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई ये प्रूव करते हैं कि भाई सोशलिज्म भारत में इंटैक्ट है, सोशलिज्म बढ़िया तरीके से भारत में आगे बढ़ रहा है, एंड किसी भी तरीके से ये कंक्लूड करना कि भारत में सोशलिज्म खत्म हो चुका है, ये गलत होगा। सो ये था जी सोशलिज्म इन इंडिया। आई होप कि आपको जो मैंने एक आइडिया दिया है सोशलिज्म का कि किस तरह से कम्युनिज्म कैपिटलिज्म आया, फिर उससे भी पहले लिबरलिज्म आया, उससे बाद में फिर हमें देखने को मिलता है कि सोशलिज्म की कहाँ से शुरुआत हुई, ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।